नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 9 विषय वाणिज्य भाग अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, मैं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता CAV इंटर कॉलेज प्रयागराज, आज के आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र विषय आपके लिए एक नया विषय है। अर्थशास्त्र का अर्थ सबसे पहले समझना है। जैसे जैसे मानव आदि मानव से मानव प्रजाति की तरफ बढ़ा और बुद्धिजीवी होता गया, उसकी आवश्यकता बढ़ती गई। मनुष्य अपनी इस आवश्यकताओं को वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा पूर्ण नहीं कर पा रहा था। उसी समय मानव ने मुद्रा को जन्म दिया तथा इसी मुद्रा द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत अथवा असंख्य होती हैं। चूँकि मनुष्य जैसे जैसे विकासशील प्रवृत्ति में आया, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं असंख्य हो गई, असीमित हो गई, उसका कोई लिमिटेशन नहीं रहा। आगे बढ़ने के पहले हम आपको अर्थशास्त्र का अर्थ या आशय स्पष्ट कर दें। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम अर्थ तथा द्वितीय शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य धन अथवा रुपए पैसे से लगाया जाता है तथा द्वितीय शास्त्र का तात्पर्य विज्ञान से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान या विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में धन रूपी साधन द्वारा असंख्य आवश्यकताओं को किस प्रकार मानव पूर्ण करता है, जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। गौर कीजिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मनुष्य जो है अपने रुपए पैसे से, अपने धन से, जो उसके पास आवश्यकताएं अनंत हैं, वह इस प्रकार व्यय करता है, वह इस प्रकार खर्च करता है कि वह अपने आप को अधिक से अधिक संतुष्ट कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में वकील जो है न्यायालय में बहस करता है, शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है, बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, अधिकतम धन कमाना एवं उससे अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। संक्षेप में अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय ऐसा है जिसमें हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति अपने साधनों द्वारा किस प्रकार पूर्ण करें, इसको हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझें कि मनुष्य की क्रियाएं
क्या होती हैं। पहले हम इसका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके प्रकार को देखते हैं। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न क्रियाएं करता है, जैसे किसान खेत जोतता है, दुकानदार सामान बेचता है, विद्यार्थी क्रिकेट अथवा अन्य खेल खेलते हैं, साधु सन्यासी पूजा पाठ करते हैं, किंतु इन सभी क्रियाओं का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। अगर हम ये कहें कि क्या ये सभी क्रियाएं धन से संबंधित हैं, तो यह कहा जाएगा कि सभी क्रियाएं धन से संबंधित नहीं। प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। प्रोफेसर मार्शल ने धन की 2 क्रियाएं इन्होंने बताई, एक आर्थिक क्रिया, दूसरी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य धन कमाता है, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को स्कूल में पढ़ाना, व्यापारी द्वारा व्यापार करना आदि। इन सभी से कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति धन कमाता है और उस धन से वह अधिकतम संतुष्ट देने वाली आवश्यकता पर व्यय करता है। पुनः एक बार हम देखते हैं, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन कमाता है। डॉक्टर अगर किसी रोगी का इलाज करेगा तो उसके बदले में वह पैसा प्राप्त करेगा। विद्यार्थी को अगर शिक्षक पढ़ाता है तो वह बदले में वेतन प्राप्त करता है। व्यापारी वस्तुओं को बेचता है तो वह बदले में धन प्राप्त करता है और इस धन को मानव ऐसे खर्चों में व्यय करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर 2, बच्चों, कुछ ऐसी भी मानव की क्रियाएं हैं जो अनार्थिक कहलाती हैं, अनार्थिक, जिसका संबंध धन से बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे कार्य जो धन कमाने में सहायक नहीं होते वे अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माँ द्वारा बच्चे को प्यार करना। कोई भी माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, दुलारती है, तो उसके बदले में उसको धन प्राप्त नहीं होता। अपने बच्चे को खाना खिलाती है, अपने बच्चे को आवश्यकता से अधिक उसके ऊपर ध्यान देती है, तो इसके बदले में माँ को कुछ भी नहीं मिलता। यदि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए कोई बच्चा खेल खेलता है तो उस बदले में पैसा नहीं प्राप्त होता। साधु सन्यासी पूजा पाठ करते हैं तो उनको बदले में पैसा प्राप्त नहीं होता। ये सारी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थशास्त्र विषय में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। अब हम यूं पुनः एक बार आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर क्या है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य। आर्थिक क्रियाएं
अनार्थिक क्रियाएं, उद्देश्य, इन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य पैसा प्राप्त करना, धन कमाना होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य सेवा भाव होता है। सेवा करना, परोपकार करना, मदद करना, ये सेवा भाव के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट, मुद्रा में मापन। आर्थिक क्रियाओं को हम मुद्रा में माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। मुद्रा रूपी इकाई में उसकी गणना की जा सकती है। अनार्थिक क्रियाओं में मुद्रा द्वारा मापा नहीं जा सकता। अनार्थिक क्रियाओं को हम मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं तौल सकते हैं। नंबर 3, वैधता। आर्थिक क्रियाओं की वैधता होती है। इनमें केवल वैध क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में अवैध एवं गैर कानूनी दोनों शामिल होते हैं। इसमें ऐसे कार्य जो गलत होते हैं या जो धन से संबंधित नहीं होते, उनको शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट, धन से संबंध। आर्थिक क्रियाएं धन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में कोई संबंध नहीं होता है धन से। प्यारे बच्चों, अभी आपको हमने अर्थशास्त्र का अर्थ और आशय और आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं के बारे में बताया। अब हम मूल बिंदु पर अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में आते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में अर्थशास्त्रियों का एक मत, एक विचार, एक दृष्टिकोण नहीं है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, धन संबंधी परिभाषा, जिसको कि एडम स्मिथ जी ने JB से एवं J.S. मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया। नंबर 2, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। इन परिभाषा को प्रोफेसर मार्शल, पीगू, एली आदि अर्थशास्त्रियों ने दिया। नंबर 3, दुर्लभता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। नंबर 4, आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषा प्रोफेसर J.K. मेहता। अब इनका क्रम से हम अध्ययन करेंगे। पहले हम धन संबंधी परिभाषा की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के कारणों और प्रयत्नों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, स्मिथ ने कहा कि यह धन कमाने और उनको खर्च करने का ज्ञान बताता है। अर्थशास्त्र उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री इसी धन पर आधारित परिभाषा उन्होंने दिया। अर्थशास्त्र धन के विज्ञान की विवेचना करता है। JB से के अनुसार
अर्थशास्त्र धन के विज्ञान की विवेचना करता है, यानी कि इन्होंने भी अपनी परिभाषा को धन से ही जोड़ा है। नंबर 3, प्रोफेसर वॉकर की परिभाषा इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है, जो धन से संबंधित है। ये तीनों अर्थशास्त्रियों ने ये बताया कि अर्थशास्त्र केवल रुपए पैसे का ही शास्त्र है। इनके परिभाषा की विशेषता नंबर 1, अर्थशास्त्र ही प्रमुख केंद्र बिंदु है धन के लिए। उन्होंने कहा पहली विशेषता क्या है कि धन ही अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र है, मानव का स्थान दूसरा है। एडम स्मिथ, वॉकर साहब, जे.बी. से साहब ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है यह धन पर आधारित है, मनुष्य का स्थान तो दूसरा है। इसकी दूसरी विशेषता, इस वर्ग की परिभाषाओं के अनुसार व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र धन एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। इस वर्ग की परिभाषा में ये कहा गया कि राष्ट्र धन एवं समृद्धि तभी होगी जब धन को महत्व दिया जाएगा। नंबर 3, मानव सुख का आधार एकमात्र धन है। उपरोक्त अर्थशास्त्रियों ने मानव सुख का आधार एक और एक मात्र आधार धन को बताया। नंबर 4, मनुष्य केवल भावना से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करता है। इनकी चारों विशेषताएं ये कि मनुष्य की भावना केवल अपने आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के ही वह प्रयास करता है धन कमाने का। हम इन अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं की आलोचना करते हैं कि मनुष्य की अपेक्षा धन को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे कुबेर का शास्त्र का के परिभाषित किया है। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा ये दूसरे अर्थशास्त्रियों की है जो कल्याण पर आधारित है। इसके प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल एवं अन्य विद्वान ने धन के स्थान पर मानव कल्याण पर बल दिया। उन्होंने बताया है कि धन का उद्देश्य मानव कल्याण है तथा धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है तथा उसे कैसे खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके। प्रोफेसर पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। प्रोफेसर कैनन के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन है। इसकी विशेषताएं, नंबर 1, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा अत्यंत सरल एवं स्पष्ट है। नंबर 2, इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों की परिभाषा में मनुष्य कल्याण को धन की अपेक्षा अधिक बल दिया गया है। नंबर 3, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इन अर्थशास्त्रियों ने धन के तुलना में कल्याण को प्रभावकारी माना है
और कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। इनकी यदि कमियां देखें, इनकी हम आलोचनाएं करें तो नंबर 1 पर आता है। नंबर 1, जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ अस्पष्ट एवं भ्रामक है, इसको समझना अत्यधिक कठिन है। नंबर 2, अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित बना दिया गया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया। नंबर 3, आलोचना में अवैज्ञानिक परिभाषा होने के कारण समाज में इसे मान्यता कम प्राप्त हुई है। इसके बाद हम ऐसे अर्थशास्त्री का नाम लेते हैं जिन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया। प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को दोषपूर्ण मानते हुए मानव व्यवहार में चुनाव पहलू पर महत्व दिया। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के साध्यों और विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। व्याख्या, प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उसकी पूर्ति के लिए साधन बहुत कम है। मानव उन आवश्यकता की तीव्रता के अनुसार मनुष्य यह देखता है कि कौन सी आवश्यकता ज़्यादा तीव्र है, उसी के अनुसार साधनों को खर्च करने के तरीकों को बताता है। अर्थशास्त्र इस चुनाव की प्रक्रिया को बताता है। इसकी विशेषता नंबर 1, इनके अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक एवं एकांतवासी, चाहे जो व्यक्ति समाज में रहता हो या न रहता हो, दोनों प्रकार के मनुष्यों का अध्ययन कराता है। नंबर 2, रॉबिन्स ने भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को अध्ययन करने का सलाह देते हैं, इसमें कोई भेद नहीं करते। प्रोफेसर रॉबिन्स, नंबर 3, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि मनुष्य विवेकशील है जिसमें चुनाव करने की क्षमता है। आलोचना, प्रोफेसर रॉबिन्स की बहुत सारी आलोचनाएं होने लगी। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बताया कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने चुनाव की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल और साधन एवं साध्य में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किए। अगला चौथा परिभाषा, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, जो अत्याधुनिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्रियों के विवाद को समाप्त करके एक नए दृष्टिकोण से दी है। इन्होंने मानव जीवन का परम ध्येय सुख की प्राप्ति बताया। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि मनुष्य का जीवन का प्रमुख ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, सुख की प्राप्ति करना। और इन्होंने कहा कि सुख तभी मिलेगा जब आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देंगे, अपनी आवश्यकताओं को कम कर देंगे, तब आप बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त करेंगे। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता कहते हैं कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुख को अधिकतम करना, जो आवश्यकताओं को न्यूनतम करने से प्राप्त होता है। उन्होंने आम मानव को, आम समाज के लोगों को कहा कि आप सादा जीवन उच्च विचार का दृष्टि रखें। इनकी विशेषताएं, यह परिभाषा नंबर 1, यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक एवं नैतिकता पर आधारित है। नंबर 2, प्रोफेसर मेहता संतुष्टि के स्थान पर परम सुख को मानव जीवन का लक्ष्य माना। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य जो है परम सुख है। नंबर 3, इनकी विशेषता क्या है? नंबर 3, अर्थशास्त्र एक विज्ञान
के रूप में इन्होंने आदर्श विज्ञान कहा, इन्होंने परिभाषा में अपने कहा कि ये आदर्श विज्ञान है। आलोचना में प्रोफेसर मेहता की परिभाषा अर्थशास्त्र को अनावश्यक रूप में धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र से पृथक कर देता है। नंबर 2, इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान नहीं माना है। नंबर 3, प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण काल्पनिक तथा अव्यवहारिक है। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको अर्थशास्त्र का आशय, अर्थशास्त्र क्या है, कौन कौन शब्दों से मिलके बना है, कैसे बना है, अर्थशास्त्र की चारों भागों में विभाजित परिभाषाओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया। ऐसी स्थिति में आपको मैं गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, जिसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नंबर 1, अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर आप बताइएगा। इन चीज़ों को नोटबुक में लिख करके आप कंठस्थ कीजिए और सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा आप याद करिए। नमस्कार।